हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन अकेडमी पर। तो आइए आज सीजीपीएससी अधीक्षक के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संस्था अधिनियम 2017। तो इसका पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 होगा। जो इम्पोर्टेंट बचे हैं उसको हम देखेंगे। तो ये जल्दी करेंगे। क्लास जो है ये एक रिविज़न की तरह है, समझिए, एक ऑब्जेक्टिव की तरह है, समझिए। हालांकि ये पीडीएफ है, क्योंकि सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा वो सरल तो नहीं आएगा, ये आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा आजकल जो क्वेश्चन का प्रारूप है वो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम रिवाइज करते चलेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं अध्याय 4 में नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि। तो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दी हूँ अलग से, सीजीपीएससी अधीक्षक 2025 एग्जाम करके, उसमें जा करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, प्रैक्टिस सेट भी डला हुआ है। तो चलिए, नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति और प्रतिसंहरण ये किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत है। प्रत्येक व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है, किसी नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि जो अवयस्क नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति किसी नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट तो फर्स्ट पॉइंट ही है, बाकी एकदम डिटेल नहीं देखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट उसको देखते चलेंगे। अगला है अवयस्क का नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि। ये धारा 14 में अंतर्वृष्टि किसी बात के होते हुए भी जब तक उपधारा 2 के अधीन संबंध बोर्ड अन्यथा आदेश न दे तब तक अवयस्कों की दशा उनके विधिक संरक्षक उनके नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि होंगे। सॉरी, ठीक है। तो ये क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक अवयस्क का नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि धारा 14 में कहा गया है और स्पष्ट कर दिया गया है कि उपधारा 2 के अधीन संबंध बोर्ड अन्यथा आदेश न दें तब तक अवयस्कों की दशा में उनके जो विधिक संरक्षक होंगे वो प्रतिनिधि होंगे, नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि होंगे। ओके, क्लियर है। अगला है, देखिए, बोर्ड नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि का प्रतिसंहरण, प्रतिवर्तन आदि। तो इसमें देखिए, बोर्ड मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के नातेदार द्वारा ऐसे व्यक्ति की देखरेख के लिए उत्तरदायी किसी मन चिकित्सक द्वारा या ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन जहां व्यक्ति भर्ती है, ठीक है, ये कहा गया है, भर्ती किए जाने का प्रस्ताव है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बोर्ड द्वारा इस तरह से जो है नाम जो निर्दिष्ट होगा उसका परिवर्तन आदि किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें स्पष्ट किया गया है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि धारा 15 की उपधारा 2 के अधीन आदेश प्रतिसंहत और परिवर्तित और रूपांतरित कर सकेगा। इस स्थिति में रूपांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि के कर्तव्य। तो क्या होगा? देखिए, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की वर्तमान और पिछली इच्छाओं, जीवन वृत्त, मूल्यों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सर्वोत्तम हितों पर विचार करेगा। देखिए, नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि के क्या क्या कर्तव्य होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये हम करते चलें। दूसरी बात यह है, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के विचारों पर उस सीमा तक जहां व्यक्ति विचाराधीन विनिश्चयों की प्रकृति को समझता है विश्वास करेगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड है, धारा 89 और धारा 90 के अधीन उपचार का निश्चय करने में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति सहयोग करेगा। देखिए, मानसिक रुग्णता से जो ग्रस्त व्यक्ति है उसका वो सहयोग क्या करेगा? सहायता करेगा। किस धारा के तहत? धारा 89 और 90 के अधीन उपचार के विनिश्चय करने के लिए, उपचार के लिए। ठीक है, अगला है, देखिए, जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति है उनके पर्याप्त सहायता करने के लिए ऐसे निदान और उपचार जानकारी मांगने का अधिकार भी होगा। ठीक है, अगला है धारा 98 के अधीन, ये नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, छुट्टी देने संबंधी योजना में अंतर्विलय होगा। और धारा 87, 89, 90 के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापना का आवेदन करेगा। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य स्थापना का आवेदन किस धारा के तहत? धारा 87 या फिर धारा 89 या फिर धारा 90। तो 87 एक छोड़ दीजिए, 88, फिर उसके बाद वो आवेदन कर सकेगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए, धारा 87 की उपधारा 5 या उपधारा 6 के अधीन किसी उपयुक्त परिचारक को नियुक्त करेगा। तो ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऊपर देखें वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते चलते हैं जल्दी जल्दी, समय कम लेंगे हम,
सीधा सीधा पॉइंट पे चलते हैं। मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार क्या क्या होंगे? जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त है, ऐसे याद रखिएगा, पहला, मानसिक स्वास्थ्य देख रेख तक पहुंच बनाने का अधिकार होगा। तो इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को समुचित सरकार द्वारा चलाई जा रही या वित्त पोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखरेख और उपचार तक पहुंच बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, ये रिवाइज हो गया, एक तरह से एक रिवाइज क्लास समझिए। इसमें एक बार देखे रहेंगे सरसरी तौर पे तो एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है क्या बोला गया है कि देखिए, समुचित सरकार मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित सेवाओं की श्रेणी में ऐसे पर्याप्त उपबंध आवश्यक हो बिल्कुल करेगी। ठीक है, समुचित जो सरकार होगा मानसिक रुग्णता से ग्रस्त जो व्यक्ति है उनके लिए अपेक्षित सेवाओं के लिए पर्याप्त उपबंध कर सकेगी। ठीक है, अगला है उपधारा 3 के अधीन सेवाओं की श्रेणी में व्यापकता प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे निम्नलिखित होंगे। तो देखिए, मतलब धारा 3 में कहा गया है बाह्य रोगी अंतः रोगी सेवाओं जैसे अत्यावश्यक मानसिक स्वास्थ्यों मानसिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं का उपबंध कर सकेगा। ठीक है, तो क्योंकि मानसिक रुग्णता से संबंधित है ये पॉइंट याद रखिए, बाकी उतना ज़्यादा हमें डिटेल नहीं देखना है और जो इम्पोर्टेंट उसको देखते हैं। चलिए, इसके अंतर्गत क्या होगा, समुदाय में जीवन निर्वाह का अधिकार। तो देखिए, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह का अधिकार, तो समाज में रहने का उसका भाग होने का अधिकार होगा और उसे समाज से अलग नहीं किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। केवल इस कारण से कि उसका कोई कुटुंब नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या उसके कुटुंब ने स्वीकार नहीं किया है। मान लीजिए ऐसे रुग्ण व्यक्ति हैं जो परेशान हैं और उनके कुटुंब या परिवार के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तब वह बेघर है या समुदाय आधारित सुविधाओं के अभाव में किसी मानसिक स्वास्थ्य की स्थापना में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अगला है क्रूर मानवीय अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण का अधिकार। मान लीजिए इनके साथ क्रूर अमानवीय व्यवहार किया जाता है या अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, तो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ रहने का अधिकार होगा। ठीक है, अगला है कि ये जो है मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में क्रूर अमानवीय अपमानजनक व्यवहार से संरक्षित होगा। उनके लिए निम्नलिखित अधिकार होंगे। देखिए, सुरक्षित क्या क्या अधिकार होंगे, क्रूर अमानवीय अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण का अधिकार उनको मिलेगा। पर्याप्त स्वच्छ दशाओं का होना चाहिए, स्वास्थ्य पर्यावरण में जीवन निर्वाह कर पाएंगे ये, अवकाश मनोरंजन शिक्षा युक्तितर सुविधाएं भी मिलेंगी इनको, एकांतता बनाए रखने का भी ये इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी एक आम लोगों को मिलता है उस तरह से। ठीक है, अगला है मुंडन कराना अनिवार्य ना होगा। देखिए, इन लोगों को मुंडन कराना अनिवार्य ना होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अगला है समानता और भेदभाव न करने का अधिकार। तो देखिए, इनके लिए व्यक्तियों, मान लीजिए ये जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनके लिए देखिए शारीरिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के समान व्यवहार किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे। ठीक है, देखिए लिंग भेद, लैंगिक उन्मुखता, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक या राजनीतिक विश्वास, वर्ग या दिव्यांगता सहित किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। बिल्कुल एकदम, ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी इसी संबंध में आगे भी कहा गया है। तो चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। सूचना का अधिकार के संबंध में क्या चीज़ है, तो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति और नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि को निम्नलिखित सूचना के अधिकार होंगे। कौन कौन सा है, यदि वह भर्ती है तो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसे उपबंध जिसके अधीन उसे भर्ती किया गया है, उस उपबंध के अधीन भर्ती के लिए मापदंड होगा। ठीक है, भर्ती जिसके अधीन वो भर्ती हुआ है, भर्ती के पुनर्विलोकन के संबंधित बोर्ड को कोई आवेदन करने का उसका अधिकार होगा। बिल्कुल, तो इस तरह से उनको सूचना का अधिकार का भी लाभ मिलेगा। गोपनीयता का अधिकार भी है। ठीक है, तो गोपनीयता के अधिकार में देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो व्यक्ति है इनको पहला मानसिक रुग्णताग्रस्त व्यक्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखरेख, उपचार एवं शारीरिक स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में गोपनीयता का भी अधिकार होगा। ठीक है, तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। अगला देखते हैं, मानसिक रुग्णता के संबंध में सूचना देने का निर्बंधन। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। इसमें ये कहा गया है, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में उपचार करवाने वाले मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के संबंधित कोई फोटो या कोई अन्य जानकारी मीडिया को नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा,
मानसिक रुग्णता के संबंध में सूचना देने के लिए इनका फोटो नहीं दिया जाएगा, याद रखेंगे। और दूसरी बात है चिकित्सा, अगला नेक्स्ट है चिकित्सा अभिलेखों तक पहुंच का अधिकार। तो देखिए ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, मूल चिकित्सा अभिलेखों तक जो विहित किए जाएं पहुंच प्राप्त करने का अधिकार होगा। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे, निजी संपर्कों और सूचनाओं का भी अधिकार होगा इनको, एक पॉइंट याद रखिएगा बस। चलिए अगला है विधिक सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा इनको, ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखें, अंदर का उतना नहीं लेकिन मेन पॉइंट। सेवाओं के उपबंधों में कमी के बारे में शिकायत करने का अधिकार, अगर कोई सेवा कमी होता है तब वो क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं सेवाओं में अगर कमी होता है तो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, समुचित सरकार के कर्तव्य, अध्याय 6 में है, ठीक है। तो ये समुचित सरकार के क्या क्या कर्तव्य होगा, तो मानसिक स्वास्थ्य का उन्नयन और निवारक कार्यक्रम। देखिए भाई स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए समुचित सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह देश में मानसिक स्वास्थ्य उन्नयन और मानसिक रुग्णता के निवारण कार्यक्रमों की योजना बनाएं और उन्हें डिजाइन करें और उन्हें कार्यान्वित करें। योजना बना के उसे कार्यान्वित भी करना है, उन तक लाभ भी पहुंचाना है, ठीक है। सरकार का ये कर्तव्य होगा। अगला है मानसिक स्वास्थ्य और रुग्णता के बारे में जागरूकता पैदा करना, मानसिक रुग्णता के साथ लगे कलंकों को कम करना, ये सरकार का, समुचित जो सरकार होगा उनका कर्तव्य होगा, ठीक है। समुचित सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण आदि के संबंध में उपाय करना, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण के संबंध में उपाय करने का भी समुचित सरकार का सबकी जिम्मेदारी होगी। अगला है देखिए समुचित सरकार में समन्वय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समन्वय किया जाएगा, विभिन्न जो ऐसे विभाग हैं जैसे विधि गृह, मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, नियोजन, शिक्षा और महिला और बाल विकास, आयुर्विज्ञान, शिक्षा से संबंधित है, उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की सभी उपाय करेंगी। ओके, क्लियर है। अगला चलिए अध्याय 7 में है केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण। अब ये केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना, तो ये देखिए केंद्रीय सरकार उस तारीख से जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो, किसकी अनुमति है, केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना के लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो, 9 मास की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। तो केंद्रीय प्राधिकरण, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना कैसे की जाएगी, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो और 9 माह के भीतर उसके बाद अधिसूचना द्वारा स्थापित की जा सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय प्राधिकरण की संरचना कैसे होगी, तो देखिए इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव या फिर अवर सचिव पदेन अध्यक्ष होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। देखिए ये अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलिए। और भारत सरकार परिवार कल्याण विभाग के मानसिक स्वास्थ्य का भार साधक सचिव पदेन सदस्य होंगे। यहाँ पे देखिए होम्योपैथी विभाग का जो संयुक्त सचिव होगा पदेन सदस्य होंगे। प्राकृतिक चिकित्सा या यूनानी सिद्ध सेवाओं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक पदेन सदस्य होंगे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय कार्य विभाग संयुक्त सचिव जो होगा वो पदेन सदस्य होंगे, जो गठन होगा उसके हिसाब से ये दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे सदस्य दिया हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं अब अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि वेतन, तो थोड़ा सा देख लीजिए, ये अध्यक्ष है इसलिए बाकी का नहीं देखेंगे। धारा 34 में 1 में वर्णित है कि निर्दिष्ट केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्य नाम निर्देशन की तारीख 3 वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेंगे। कितने वर्ष के लिए होंगे, 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे। ओके, ठीक है, ये कहा गया है। चलिए आगे अब नेक्स्ट चलते हैं, त्याग पत्र देख लेते हैं थोड़ा सा। केंद्रीय प्राधिकरण का कोई सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा पद त्याग सकेगा। तो केंद्रीय ये जो सदस्य हैं, ठीक है, केंद्रीय प्राधिकरण का, वो केंद्रीय सरकार को संबोधित, केंद्रीय सरकार को ये त्यागपत्र देंगे, ठीक है। रिक्तियों का भरा जाना ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है। केंद्रीय सरकार रिक्ति को भरने के लिए प्राधिकरण के किसी सदस्य की मृत्यु, पद त्याग, हटाए जाने, कोई भी मृत्यु हो जाती है, पद त्याग हो जाता है, तो उस रिक्ति होने की तारीख से 2 मास के भीतर, मतलब 2 माह के भीतर जो है पूरी करना होगा, ठीक है, उनकी रिक्ति को। चलिए आगे देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देखेंगे। इनका जो कर्तव्य होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य क्या क्या होंगे, केंद्रीय प्राधिकरण का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे उनके क्या, तो ये दिन प्रतिदिन का प्रशासन, ये सामान्य चीज़ें हैं, ठीक है।
अगला चलिए देखते हैं, दायित्वों का अंतरण, इसको नहीं देखते हैं उतना, जो हमारे लिए जो ज़्यादा, हाँ बैठकें ये देख लेते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण की बैठकें कैसे होंगी? तो केंद्रीय जो प्राधिकरण की बैठक है वर्ष में कम से कम 2 बार, ठीक है, वर्ष में कम से कम 2 बार ऐसे समय और स्थानों पर होंगी तथा बैठकों में कारोबार समव्यवहार संबंध जिसके अंतर्गत ऐसी बैठक की गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए और निर्दिष्ट किए जाएं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यदि अध्यक्ष किसी कारण से केंद्रीय प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो ज्येष्ठतम सदस्य प्राधिकरण की अध्यक्षता करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थोड़ा सा इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर करते चलें आप। अब यहाँ देखिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। अगले में कोशिश करेंगे दोस्तों कि एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले, जो इंपॉर्टेंट है उसको रिकॉल कर ले। ये एक तरह से आपके रिवीजन क्लास कहे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आप थोड़ा सा सुन लेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका जरूर कुछ हेल्प हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। शेयर जरूर कर दीजिएगा।